चलिए दोस्तों, स्वागत है सभी का। वर्ग 2 हिंदी साहित्य पढ़ाने के लिए मैं सौरभ पाठक, हिंदी साहित्य के लिए दीपिका क्लासेस में 14वीं यूनिट की दो चीज़ें अपन ने कर ली। कौन कौन सी? अपराजिता और राखी का मूल्य किसकी रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी का। चलिए, मैंने समझाया ये बहुत छोटी रचनाएं हैं, डरने की ज़रूरत नहीं। पर क्यों मूल पाठ का मैं वाचन कर रहा हूँ? ताकि आपको समझ में आ सके। और मूल रचनाएं पढ़ना ही चाहिए। उपन्यास अगर आप लोग पढ़ सकें तो अच्छा है, पढ़ना चाहिए। जब हम खुद के लिए थे तो सारे उपन्यास पढ़ते थे जो सिलेबस में थे, उसके अलावा भी। अगली रचना क्या है? उसका नाम है दादी की घड़ी। अब इसको पहले थोड़ा शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ, फिर वाचन हो जाएगा, फिर प्रश्न उत्तर लगाइए, मन में डाउट लाइए, प्रश्न पूछिए। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि कोशिश कर सकते हैं। वो कोशिश करेंगे तो बनेगा। जिस दिमाग में प्रश्न उठने लगते हैं वो समझ लीजिए कि तरक्की की राह पर है, और जो प्रश्न नहीं करते वो तरक्की की राह पर नहीं होते। घड़ी काय का प्रतीक होती है? घड़ी क्या है? समय का, समय बताती है। अब आप लोग तो सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग के हो, एक से एक गैजेट पड़े हुए हैं जेबों में। घड़ी है, मोबाइल में भी है, मोबाइल में घड़ी में भी मोबाइल है, सब कुछ हुए। आप लोगों ने एक पुराने जमाने की घड़ी देखी थी जिसमें चाबी भरते थे? हाँ, घड़ी उस जमाने में काय का काम करती थी? उठाने का और समय बताने का। आजकल तो सब कुछ काम कर देती है घड़ी। बीपी नाप देती है, शुगर नाप देती है, पता नहीं का कर देती है। पहले के ज़माने में लोग बाग वो उस घड़ी का इस्तेमाल करते थे। और आज भी अपन लोग अगर उठना चाहते हैं, जाना चाहते हैं कहीं, तो अपन घड़ी में अलार्म लगाते हैं। लेकिन अलार्म बज जाए तब भी अपन मोबाइल को सराहने रखते हैं और फिर बंद करते हैं, वो फिर बजता है। वो भी नालायक जब तक उठा नहीं देगा, जब तक वो मानेगा नहीं। ये क्या है? ये दादी की घड़ी कहानी है, नाटक है, क्या है ये? कहानी है पक्का? किसकी है? तुम लोग अभी खुद ही बताते जा रहे हो रे, और इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तुमको अभी की क्लास में बता रहे हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, अगर तुमको वो ही नहीं बन रहा है। चलो अब हम पहले पूछते हैं, ये बताओ यूनिट नंबर 13 की पहली रचना कौन सी थी? किसकी है? तुम लोग रिवीजन करो डेली। जे नहीं, कोर्स तो हम खत्म कर देंगे, लेकिन फिर पता चला कि सिलेक्शन नहीं हो रहा। थोड़ा डांटता हूँ, जरूरी भी है ये। चलिए, दादी की घड़ी का सारांश ये है। आज भी अगर अपन घर में जाएं और अपनी गुड़िया, जैसे मेरी बिटिया है, आपका बेटा है, जो भी है, अगर वो अपना खिलौना गुड़िया तोड़ दे तो समझ लेना कि शुरुआत इस गुड़िया के गुड़िया तोड़ने से नहीं हुई है। बॉस ने डांटा पापा को, पापा ने डांट पिलाई मम्मी को, मम्मी ने डांटा बड़ी बेटी को, बड़ी बेटी ने छोटी बेटी को। अब छोटी बेटी किसको डांटे? तो वो गुड़िया की गर्दन तोड़ देगी गुस्से में। समझाने का तरीका समझ में आ रहा है कि कैसे क्यों बता रहा हूँ? तो घर का जो छोटा बच्चा होता है, सबसे बड़े जो होते हैं, तो हम बड़े हैं, सबसे प्रिय होते हैं, पहली संतान होती है, उनका राज भी चलता है। परंतु जो छोटे होते हैं वो अपनी नज़र में तो छोटे रहेंगे, लेकिन जब वो स्कूल जाने लगते तो थोड़ा सा उनको लगता है कि हमको उतनी तजब्बो घर में वैल्यू नहीं दी जा रही जितनी कि हम लायक हैं। तो इसमें एक पात्र है दीपू, घर में सबसे छोटा है। बहन है, भाई है, माता है, पिता है, दादी हैं ना। इस बच्चे जो बड़े भैया बहन हैं उनके लिए टेबल मिल जा रही है पढ़ने के लिए। घड़ी में अलार्म लगाने का अधिकार भी किसका है? अपने पास रख लेंगे। इसको घड़ी नहीं मिलती, इसको भी शौक है कि मुझे भी घड़ी मिले, थोड़ी बहुत तजब्बो घर पे मुझे मिले। ये बेसिकली
बाल मनोविज्ञान पर आधारित, अगर आप लोगों ने पात्रता निकाली है और जो 18 वाले हैं, उस समय पर मेन परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा होती थी, उसमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगॉगी। पढ़ाना आपको टीचर ही बनना है। किसको पढ़ाना है? बच्चों को। अब बच्चों को पढ़ाना है तो उनकी जो मानसिकता है, गीजूबाई बधेका कौन है रे? गीजूबाई बधेका, चलो कोई बात नहीं, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। कोशिश करना कि चयन परीक्षा में ही सिलेक्ट हो जाओ, वरना फिर पात्रता में फिर सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मानसिकता जो है बच्चों की, बाल मनोविज्ञान, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में चित्रण किया गया है। मम्मी, पापा, दादी और 3 बच्चे हैं। सबसे छोटे बच्चे का नाम क्या है? दीपू। वो भी घर पे आता है तो किसी का भी कुछ काम हुआ तो दीपू 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 आवाज़ आती रहती है। शुरुआत में तो बच्चे शौक में करते हैं, फिर अगर दीदी और भैया के दोस्त आ गए तो ये उनका नाश्ता बन रहा है तो ये दौड़ लगा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर इनका दोस्त आएगा तो उसको भी बड़े भैया बहन से नमस्ते बोलना है। बड़ी भैया बहन को टेबल मिली है, कुर्सी मिली है पढ़ने के लिए, ये पापा की टेबल पे पापा कभी पुचकार के बुला लेते हैं। वो पापा के सामने जाने में डर तो लगता ही है। हम भी इतने बड़े हो गए, अभी तक पिताजी से खुल के बात नहीं कर पाते। माता जी से बहुत कर लेते। अब पिताजी बोलेंगे यहाँ पढ़ ले, तब भी डर रहेगा, कहाँ से पढ़ पाएंगे। एक दादी हैं, दादी भी बहुत प्यार करती हैं। बच्चे को बाल विज्ञान ये बोल रहा है कि ये चीज इनको मिली है तो मुझे भी क्यों नहीं मिली। अब मैं छोटा नहीं रहा, अब मैं क्या हो गया हूं? बड़ा हो गया हूं। हर चीज पे इन लोगों का अधिकार नहीं है, मेरा भी है। जितनी प्रशंसा दाब घर पे इनका है उतना मेरा भी होना चाहिए। तो एक दिन ये घड़ी मांगता है अपनी दीदी से, घड़ी सिराने रख लेता है। ये सुबह उठने की आदत के लिए चाहता है कि एक बार हमको घड़ी मिल जाए। किससे मांगता है? दीदी से, दादी से नहीं मांग रहे ना। अब ये भाई बच्चा तो बच्चा है, उत्साह में घड़ी रख ली, पर रात भर बच्चे फाइट करते हैं ना सपने में, तो पैर मार के घड़ी गिरा देते हैं। पिताजी की डांट और पड़ती है कि नालायक, पत्नी को डांटते हैं कि नालायक को घड़ी दे दी, अब उसने बिगाड़ और दी, तोड़ दी, अब हमको फिर से 10-15 रुपये का खर्चा आएगा। बहन तंज कस रही है, भाई डांट रहा है। सिराने रखी थी घड़ी, पैर से कैसे गिरा दी? तो बोलते तुम भैया बिस्तर पे चक्री खाई घूमते तो रहते हो। फिर दादी के पास उदास होके जाता है। दादी बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग इतने सजग होते हैं कि उनको जितने बजे उठना होता है वो उठ जाते हैं, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी श्रीमती जी, पापा जी उठ जाते हैं, और हमारे लिए तो हम भैंस बेच के सोते, घोड़ा बेच के नहीं उठते। दादी इसको, इस कहानी का जो निचोड़ है वो ये है कि दादी इसको एक नुस्खा देती हैं। क्या बताती हैं? कि अपने सिराने में जो तकिया है उससे कह दो, बड़ा प्रसन्न होता है, जाके सोता है, तकिए से बोलता है तकिए ये दोस्त कल उठा देना, पर नहीं उठा पाते, नहीं उठ पाता, फिर लेट हो जाता है। 2-4 दिन कोशिश करता है लेकिन दादी का नुस्खा यहाँ पे काम नहीं करता, भूल जाता है। फिर एक दिन स्कूल की पिकनिक जा रही है, स्कूल पहुंचना है 7 बजे। घड़ी दोबारा तो मांग नहीं सकते क्योंकि अभी अपन ने तोड़ी थी, फिर डांट पड़ेगी। दीदी से मासूमियत से कह देता है दीदी उठा देना। रोज की तरह तकिए से बोलता है, रोज की तरह मतलब दादी के बताए अनुसार कि यार दोस्त तुम ही हो, अब उठा देना। और जब डेली उठता है तो सूर्यदेव निकल जाते हैं, उजाला आ जाता था, मतलब अपन फेल हो गए, नहीं उठ पाए। लेकिन उस दिन देख रहा है जब नींद खुली तो घड़ी भी नहीं है, किसी ने उठाया भी नहीं है, अपने आप नींद खुल गई। ये है दादी की घड़ी, मतलब दादी की जो नसीहत है, जो तजुर्बा है, उसको मानकर एक प्रकार की विजय पा लेना
कि अब मुझे घड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे दीदी की घड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे किसकी घड़ी मिल गई? दादी की घड़ी। आ गया समझ में? ये है इस कहानी। अब पात्र कौन है? मैंने बताया ना कि अगर हम इतने में छोड़ दें तो आप लोग जो फीस वाले हैं वो बोलेंगे भैया काहे को हमने इतनी फीस दे दी, और वाचन करें तो भी बोर हो रहे होंगे, क्योंकि हम प्रश्न उत्तर तो बनाते नहीं हैं, अपन उन्हीं में पढ़ते जाते बताते जाते हैं। तो रिवाइज करते चलिए, है ना। मूल भावना समझ में आ गई? अगर आपको उठना है तो घड़ी का इंतजार नहीं करना, परिस्थितियां जवाबदारी जिम्मेदारी होती है तो आदमी खुद उठ जाता है, वरना हमारे जैसा सोता रह जाता है। दादी की घड़ी, यूनिट नंबर कौन सी है? 14। दादी की घड़ी। घर भर में सबसे छोटा होकर मेन पात्र कौन है? दीपू। ठीक है। बड़ी मुसीबत में पड़ गया था, यूं उसके दोस्त तो ईर्ष्या करते ही थे कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर पहले हमारे दोस्त जलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम घर में सबसे लाडले हैं। लेकिन अब उसे इस बात की जरा भी खुशी ना थी। दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट, ये क्या बता रहा है उसका मानसिक क्या सोच रहा है वो समझ में आ गया। मानसिक स्थिति, बाल मनोविज्ञान। याद रखिएगा, आप लोगों को भी टीचर ही बनना है, पढ़ाना बच्चों को ही है। और सारे बच्चों की मानसिकता अगर आप पकड़ना सीख गए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में मैंने एक एक चीज़ बताई हुई है, अगर आप इसमें समझ गए तो आपको बच्चों को पढ़ाने में बहुत सहूलियत मिलेगी। और आजकल तो ये सोशल मीडिया मोबाइल का ज़माना है, बच्चों के अंदर के संस्कार तो सारे लगभग ख़त्म हो चुके हैं। पहले कहावत होती थी, गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम, अब कछू नहीं बची है। हर तरह बेगार, बेगार बेगार मतलब क्या होता है? हा? नहीं, बेगार मतलब होता है ऐसा काम जिसके बदले में हमको कुछ पैसा या प्रोत्साहन ना मिले। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बेगारी का अंत किया गया है? चलो ठीक, कोई बात नहीं। इसके एवज में मम्मी या दादी थोड़ा बहुत दुलार दे दे तो कौन सी बड़ी बात थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का, अब आ गया समझ में, बेकार, बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते। बहुत हुआ तो कभी एक आध टॉफी या रंगीन चाक पकड़ा दी और छुट्टी। किसकी मनोदशा? एक बालक की, दीपक की, दीपू। ऐसे मौके पर वह सोचता काश वह भी, ये यहाँ पे बालक की जो मनोदशा होती है उसका वर्णन है कि मैं भी इन लोगों की तरह बड़ा होता तो घर पे उसका भी कुछ रौब। भैया या दीदी बड़े क्या बन गए, अपने आगे किसी को कुछ गिनते ही नहीं, बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकी लोग निरा बुद्धू हैं। निरा बुद्धू मतलब बिल्कुल, वाकई कम से कम दीपू के बारे में तो उनका यही ख्याल था। उन्हें इस बात की जैसे खबर ही नहीं थी कि दीपू भी अब बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है। कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है? अब भैया कोई बड़ा तो हुआ नहीं है, वो अपने आप को समझ रहा है कि अब हम बिल्कुल छोटा वोटा मत समझो, हम बड़े हो गए हैं। स्कूल जा रहे, चौथी में है, मॉनिटर भी हैं। क्लास में जो सबसे उदंड लड़का हो उसको कप्तान बना दो, वो सबको कंट्रोल कर लेगा। समझ रहे हैं? तो तुम हमें भली छोटा समझ रहे हो, लेकिन अब हम क्लास के मॉनिटर हैं, सारे लोगों में सबसे आगे हैं, जब तो हम मॉनिटर बने हैं। और अपनी कक्षा का क्या था? मॉनिटर भी था। उनके लिए तो वही नन्ना मुन्ना दीपू था, जब चाहा प्यार किया, जब चाहा डांट कर भगा दिया। अन्याय की हद तो यह थी कि मम्मी पापा तक उन्हें कुछ नहीं कहते। मतलब हम बड़े, हमसे तुम हो, तुमसे बड़े तो वो हैं, पर वो भी तुम्हें कछु नहीं कह रहे।
ये तो सरासर क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्याय। छोटी वाली दोनों मेजें उन दोनों को घेरे रखती, अलमारियों पर उनका दखल। दीपू बेचारे के हिस्से में गई एक खूंटी अलमारी पर और जिस पर वह अपना बस्ता टांगता। पढ़ने के लिए मेज तो दूर, डेस्क भी नहीं थी। पापा बेचारे क्या करें भाई, कई बार पापा उसका मन रखने के लिए भैया मेज पर जगह कर देते। पापा के पास बैठने पर आधी जान तो वैसे ही सूख जाती, क्योंकि बाप का भी बहुत खौफ होता था। पढ़ाई क्या खाक होती। दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक माने समझ रहे हो, पुराने ग्रामीण परिवेश में पेटी देखी जाती थी। अब तो बच्चों को गांव भी दिखाना तो गूगल पे दिखाने पड़ेंगे जैसे गांव है होते थे। ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता। दीदी भैया जब पढ़ते होते तो घर में कोई उसकी ऊंची आवाज में बोलने तक नहीं देता था, लेकिन दीपू के पढ़ते वक्त देखो फिर मानसिकता बता रहे, मतलब तुम पढ़ रहे हो तो हम कछू ना बोलें, और हम पढ़ रहे हैं तो बातचीत तो छोड़ो, रेडियो के सुर में मिलाकर सिर घर पर उठा लेते थे। दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते, उन्हें कोई बैठने तक को ना कहता। दीदी भैया के पास कोई आता तो बकायदा नमस्ते करनी पड़ती। मम्मी उनके लिए ढेर सारा नाश्ता बनाती रहती। दीपू बैरा मतलब समझ गए ना, हाँ वेटर को बोलते। रसोई घर से ड्राइंग रूम तक नाचता रहता। दीदी की सहेलियों के पास किताबें चिट्ठियां पहुंचाना और भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता तो रोज का ही काम था। मतलब हमें बिन पैसे का नौकर बना के रखा हुआ है। पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही है साहित्य का मूल भाव। पढ़ के जब आनंद आने लगे, है ना। अब बच्चों के लिए बात अलग होती है, पर बाल मानसिकता का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि देखो कैसे कैसे होते हैं। तुम्हारे लिए मैं छोटा हूं, लेकिन मैं कक्षा चौथी में आ गया हूं, स्कूल में कक्षा का मॉनिटर भी हूं, और खुद के साथ साथ अपने बच्चों की भी क्या मान। हमारे दोस्त आते हैं तो बेचारे तुमको भी नमस्ते बोलते हैं, शांत रहना पड़ता है। और तुम्हारे दोस्त सहेली आए तो हमको यहाँ से वहाँ तुमको चाय नाश्ता लाते रहना पड़ता है। मेज है तुम्हारे लिए, अभी तो घड़ी का जिक्र ही नहीं हुआ। रसोई घर से ड्राइंग रूम तक नाचता रहता। दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियां पहुंचाना और चाय नाश्ता रोज का ही काम था। घर में एक ही अलार्म टाइम पीस था। अब आ गई भैया अलार्म टाइम पीस। वह बारी बारी से दीदी भैया के सिरहाने रखा रहता। दीपू की बड़ी इच्छा थी कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं, उसकी सुरीली आवाज से दिन की शुरुआत करें। उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर ही उठना लिखा था। दीदी और भैया की तरह उसके पास भी कलाई घड़ी होती तो भी कोई बात थी। लोग बड़े हैं, घर पर हर अच्छी चीज पर अपना हक जताते हैं। उसे ताजुब होता, इन लोगों की परीक्षाएं क्या रोज चलती हैं? जब देखो तभी 4 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाते। मानसिकता देख रहे हो? एक दिन तो वह जिद पर अड़ गया। उसके स्कूल में दूसरे दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे। उसने आते ही जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया, आज घड़ी मैं लेकर सोऊंगा। क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी होती? जब देखो तब इन्हीं की शान चलती है। दीदी कहने लगी, कितने बजे उठना है मैं जगा दूंगी। वाह साहब, दूसरों से ही कहना होता तो मम्मी से ना कह देता, तुमसे पहले उठ जाती हैं, कम से कम प्यार से तो जगाती। आखिर मम्मी को दया ही आ गई, माँ तो माँ होती है। बोली, शीलू, बहन का नाम क्या आ गया? शीलू, तेरी तो आज परीक्षा खत्म हो गई है, कल तुझे जल्दी नहीं उठना है। एक आध बार
दीपू का भी मन रख लिया करो। अब बेचारी माँ तो माँ है, तीनों बच्चे हैं, तीनों को बराबर स्नेह करती है, लेकिन अब किसको बोले। मम्मी की सिफारिश काम कर गई। रात को घड़ी वाला स्टूल देखा है ना, आजकल तो अपन मोबाइल भी सराहने रख के सोते हैं, जबकि उसके नुकसान है। घड़ी भी काय पर रखी जा रही है, स्टूल पे। जो उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप कर गया। घड़ी मिल रही थी यही बहुत था। 2 ही दिन से गए पाड़े, हलवा मिले ना माड़े, जो कछु मिल रहा उतना ही में संतोष है। रात भर उसके सपने में क्या आते रहे, अलार्म। उसने अपनी सारी किताबें तकिए के नीचे रख ली। टेबल लैंप लगाने की भी सोच रहा था। मतलब भैया बहन के पास टेबल लैंप भी है, मेज भी है, मेरे को उठना है तो क्यों ना मैं, मतलब ये बाल मानसिकता है कि यार ये मिल जाए। आप लोगों ने भी एक बात देखी होगी कि अगर आपको कोई चीज़ छुपानी है बच्चों से तो उसको नॉर्मल रख दो, वो कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं उससे मतलब रखेंगे। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि इस चीज को छूना मत, तो बाल मस्तिष्क काय में काम करेगा कि पक्का इसमें कुछ रखा है, मैं तो अब इसका एक्सपेरिमेंट करूंगा और इसी को देखूंगा, चाहे वो कंप्यूटर पे कोई फाइल हो, चाहे कोई भी चीज हो। पर डर के मारे चुप हो रहना पड़ा। वह 5 का अलार्म लगाकर सोया। सुबह उठा तो धूप रोज की तरह कमरे में फैल चुकी थी। सिरहाने देखा, घड़ी स्टूल समेत गायब थी। समझ गया दीदी ने उसके सो जाने के बाद कारस्तानी की होगी। अभी भी वह जोर से चिल्लाया, क्या है रे? रसोई से मम्मी चिड़चिड़ाते हुए बोली, क्योंकि घड़ी तो टूट गई ना, उनको तो पता है सुबह सुबह उनके पास फालतू वक्त नहीं होता। मेरी घड़ी कहाँ है? कमरे में कंघी करती हुई दीदी की ओर संदेह भरी नजरों से देखते हुए चिल्लाया, घड़ी तो राजा भैया परलोक सिधार गई। अब ये बैंक कौन कर रही है? दीदी कि कहाँ चली गई घड़ी? परलोक सिधार गई। दीदी की आवाज में इतनी मिठास थी कि दीपू घबरा गया। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। होना क्या था? रात को आपने वह किक मारी कि हाई जंप कर गई, सेव करते हुए भैया ने जवाब दे दिया। अब बच्चा है छोटा, बोले पांव तो उधर रख के सोता हूं मैं, सर के पास घड़ी रखी है, कहां से किक मार दूंगा? लेकिन वह तो सराहने रखी थी, किक कैसे लगी? दीपू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन आपका सिर तो सराहने नहीं था, भैया ने मुंह बनाते हुए कहा। सारी रात तो बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते रहते हो। उफ, क्या जोर से आई थी गिरने की आवाज। सारा घर जाग गया सिवाय आपके। दादी ने फिर चढ़ाया। लाड़ करने की भी हद होती है। अब पिताजी डांट रहे हैं तो मम्मी ने इजाजत दिलवाई थी ना अपनी पत्नी को कि लाड़ करने की भी हद होती है। जरा सी जिद के लिए लाड़ मम्मी पापा पर झल्ला रहे थे, जरा सी जिद के लिए घड़ी का सत्यानाश कर दिया। 15-20 रुपए से कम सुधरवाने में नहीं लगेंगे। दीपू इस चौतरफे हमले से रुहासा माने रोने की स्थिति कि बस रोने वाले हैं, आंगन पर पड़ी खटिया पर चुपचाप बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? अब चौथा 5वां पात्र कौन आ रही है? दादी। 6वां, तुलसी के चौरे पर बांस में माला जपते हुए कौन आई? दादी। सोते में मुझसे घड़ी टूट गई और सबके सब मुझे डांट रहे हैं। उसे अब सचमुच रोना आ रहा था। तभी तो निरा बेवकूफ है, दादी ने उससे प्यार करते हुए कहा। जरा सी घड़ी के पीछे सबकी चिरचरोरी करता फिरता है, मतलब जी हुजूरी। मुझे पढ़ने के लिए सवेरे उठना जो होता है दादी। अच्छा यह बता, जब घड़ियां नहीं होती थी तब क्या लोग जगते नहीं थे? आ गई दादी की घड़ी। दीदी की घड़ी मांगी, टूट गई। अब किसकी घड़ी की एंट्री हो रही है? दादी की घड़ी की। मुझे ही देख, कार्तिक में रोज 4 बजे उठती हूँ, 12 महीने नहा धोकर लक्ष्मी नारायण की आरती पहुंच जाती हूँ। सो क्या मैं घड़ी लेके सोती हूँ? बालक बालिका को ऐसी समझाती है ना दादी।
दादी की बात ने उसे सोचने पर मजबूर किया। सच दादी, तुम कैसे इतने सवेरे जग जाती हो? क्या घड़ी एक ही है इनके पास है? तुम डुकरू दादा हो, डुकरिया हो, दादी हो, कहाँ से उठ जाती हो? दादी ने एक बात कही, किसी से कहोगे तो नहीं? मतलब हम नुक्सा बता रहे हैं तुमको, रहस्य, पर किसी को बताना नहीं। मेरी तरकीब अपने पास ही रखना। दीपू ने सर हिलाकर क्या कह दिया? हाँ। दादी उसे अपने बिस्तर के पास ले गई। देख, यह जो मेरा तकिया है ना, इससे रात को सोते समय कह देती हूँ कि भाई तकिए राम, सुबह 4 बजे जगा देना। बस यही जगा देता है। दीपू ने तरकीब सुनी तो आश्चर्य से उसकी आंखें सच दादी फैल गईं। दिन भर यही इंतजार करता रहा कि कब रात हो, तकिए का करिश्मा देखे। रात को सबसे नजरें बचाकर धीरे से तकिए से बोल रहा है कि तकिए से अपनी बात कही, इत्मीनान से सो गया। सुबह उठा तो फिर वही 8 बज गए, फिर धूप फैल गई, फिर पिताजी चिल्ला रहे। दूसरे तीसरे चौथे दिन भी यही हुआ। फिर उसने यही नुस्खा ही अपने मन से निकाल दिया। समझ गया दादी की भूत प्रेतों और परियों की कहानी की तरह यह तरकीब भी निरी गप निकली। एक शनिवार को उसे फिर घड़ी की जरूरत महसूस हुई, पर इस बार उसने जिद नहीं की, वरन दीदी से कह दिया कि दीदी सुबह 5 बजे उठा देना, क्योंकि अभी क्या का नुकसान किए, घड़ी की डांट पड़ी है। कल ना बाबा, मैं ना उठाऊंगी, अपने राम 8 बजे के पहले ही नहीं उठने की, दीदी ने कहा, क्योंकि हमारी परीक्षा खत्म हो गई है और कल तुम्हें तीर मारने कहाँ जाना है। भैया के इस प्रश्न पर उससे बड़ा गुस्सा आया। हमेशा की तरह मम्मी ने उसका पक्ष लिया। बोली, अरे कल उसकी ट्रिप जा रही है, सांची जाएंगे सब बच्चे। कहाँ जाएंगे? सांची। मुझे तो सारा काम निपटाते रात को इतनी देर हो जाती है कि सुमा की हामी नहीं भर सकती। तो दादी से कहना दीपू 5 क्या 4 बजे जगा देंगी। पता नहीं ये बूढ़े लोग इतने सवेरे से क्यों उठ बैठते हैं। कहती हुई दीदी अपनी रजाई में दुबक गई। दादी घर पर थी नहीं। 12 बजे से पहले उनका कीर्तन से लौटने की आशा न थी। हताश होकर दीपू ने तकिए का आसरा लिया। तकिए भाई, मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना ठीक 5 बजे। 7 बजे तो बस भी निकल जाएगी। ऐसा ना हो कि पूरा स्कूल चला जाए पिकनिक पे और हम सोते ही रह जाएं। कैसा आश्चर्य था, सुबह जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर अंधेरा था। वह तो समझा कि रात ही है और डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी बाद ही दादी के रघुपति राघव राजा राम की आवाज आई। उसके भीतर कुछ धीरज बंधा। दौड़कर दादी के कमरे में गया। वह अपनी रजाई में ही थी। दादी, मैं तुमसे पहले जग गया। विक्ट्री। दादी, तुम बस अकेले नहीं, मैं तुमसे पहले जग गया। कौन सी मुद्रा में बोल रहा है? विजयी मुद्रा में कहा। क्यों रे इतनी जल्दी? दादी उसे रजाई में लपेटते हुए बोली। आज कहाँ जाना है? पिकनिक पे। पता है हम लोग सांची जाएंगे। मम्मी को देखो अब तक सो रही हैं, खाना कब बनेगा? 7 बजे पहुंच जाना है स्कूल। दीपू ने शिकायत की। अभी तो बहुत देर है, अभी तो 5 ही बजे हैं। 5? आश्चर्य। दीपू खुशी से चिल्लाया। तब तो तकिए भाई ने ठीक समय पर, मैं कहती थी ना। दीपू ने शिकायत की, इतने दिनों से एक बार भी नहीं जगाया। दादी ने उसे और उसके पास सटते हुए कहा कि दीपू बेटा, तू तो पागल हो गया है। तकिया भी कभी बोलता है। असली अलार्म तो हमारे
दिल में होता है। जब हमें जरूरत उठना होता है तो यह हमें अपने आप जगा देता है। घड़ी की आवाज तो तू बंद भी कर सकता है, पर इसकी आवाज बंद नहीं होती, जगाकर ही छोड़ती है। और इस अनोखी घड़ी का राज पाकर दीपू, अब समझ में आ गया क्यों बोला गया दादी की घड़ी, कि भैया ऐसा ऐसा कर लेना। समझ में आ गया आशीष भाई? इस क्लास में तुमको आनंद भी आ रहा होगा, पर अभी अगर दूसरी क्लास चल रही होती रस छंद अलंकार वाली तो तुम बोलते नहीं सर उतना नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, चलिए। मालती जोशी कथाकारों में से हैं, मध्य प्रदेश की अलग पहचान बनाने वाली कलाकार हैं, साहित्य कथाकार हैं। ये महत्वपूर्ण याद रखना। बाल कथा साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। जहां बाल मनोविज्ञान का बारीकी से अंकन हुआ है, वहीं उनके नैतिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा है। दादी की घड़ी उन्हीं में से एक है। अब इसमें से प्रश्न कैसे बनेंगे? इसमें प्रश्न ऐसे नहीं बनेंगे। इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे? बाल मनोविज्ञान से जोड़ दिया जाएगा। पात्रता परीक्षा में था बाल मनोविज्ञान, था ना? हाँ, इसीलिए तो ये क्या थी? दादी जी, आपका बंटी जो है वो भी वही है, पर पढ़ते चलो। अगर हम इतना ही पढ़ा के छोड़ देते 10 मिनट पहले, वाचन नहीं करते तो छोटा लगता। कहानी का वाचन करो तो बड़ा लग रहा है। कोई बात नहीं, मेहनत करिए, शुभकामनाएं हैं, पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।